हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि नक्शा पास करवाना ज़रूरी है। अक्सर लोग तो पास करवाते ही नहीं है। का अगर पास करवाना ज़रूरी है तो कहाँ से करवाना चाहिए, तरीक़ाकार क्या है, इसके फ़वाइद क्या हैं? वही आर्किटेक्ट जिसको आपने हायर किया था नक्शा बनाने के लिए, वो उसकी मुकम्मल फ़ाइल ख़ुद ब खुद तैयार करेगा। मुतलका महकमे में इसकी एक फ़ाइल जमा होती है, आपका बहुत कीमती वक्त बचेगा, आपको बार बार महकमे तंग नहीं करेंगे कि जब घर पीछे हट के बनेगा, देखने वाले को वो खूबसूरत और पूरा नुमाया नज़र आएगा। मोहल्लों में क्योंकि लोग किसी की बात सुनते नहीं ना मानते हैं, तो वो समझते हैं कि इस तरह हमने जगह कवर कर ली है, इमारत सिर्फ एक मलबे का ढेर होती है, उसमें कोई खूबसूरती नहीं। 6 बाई 6 की जाली बनाएं, सारी बुनियाद की। जो खर्च आप ईंट पे कर रहे थे, सरिये और उसको कंक्रीट का स्लैब बनाने पे कर रहे हैं, कि दोम और सोम को घर के करीब नहीं आने देना। ये इसके बारे में कोई आपको फ्री भी दे रहा है ना, तो आपने नहीं लगानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे इंजीनियर सुहेल रियाज साहब से। आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी सलाहियतों से नवाज रखा है। आप इंजीनियर होने के साथ साथ एम.ए. वफ़ाक़ बिल मदारिस भी हैं, एम.ए. इस्लामियात भी हैं, दीन की पूरी मालूमात भी रखते हैं और लोगों के साथ खैर ख़ाई का जज्बा अल्लाह ने बड़ा वाफ़र अता कर रखा है। तो इनसे बात कर रहे थे नक्शे के हवाले से। पहले बात की कि नक्शा किस तरह होना चाहिए, और अब हम इनसे पूछते हैं कि हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि नक्शा पास करवाना ज़रूरी है। तो सुहेल भाई, पहले तो ये बताएं कि ये अक्सर लोग तो पास करवाते ही नहीं हैं, या अगर करवाते हैं तो वो सिर्फ़ कागज़ी कार्रवाई होती है। इसका अगर पास करवाना ज़रूरी है तो कहाँ से करवाना चाहिए, तरीक़ाकार क्या है, इसके फ़वाइद क्या हैं? तो इस बारे में भी हमें थोड़ा सा आगाह कीजिए। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, नक्शा हर सूरत में पास करवाना चाहिए, सही है। क्योंकि नक्शा जब आप बनवाते हैं, जिस तरह हमने ब्रेक से पहले बात की है कि एक बाकायदा माहर आर्किटेक्ट को ये जिम्मेदारी दें, उसकी बात को मानें, वो आपकी जो ज़िंदगी की कमाई है उसकी एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ तैयार करेगा, क्योंकि वो अपने फील्ड का माहर है। अब नक्शा जब वो बना देगा तो मुतलका महकमे में इसकी एक फ़ाइल जमा होती है, जो कि एक रिकॉर्ड भी बन जाता है। आपकी जो बिल्डिंग है उसके सारा रिकॉर्ड उनके पास मौजूद होता है हमेशा के लिए। इसका तरीक़ाकार ये है, वही आर्किटेक्ट जिसको आपने हायर किया था नक्शा बनाने के लिए, वो उसकी मुकम्मल फ़ाइल ख़ुद ब खुद तैयार करेगा। ठीक है। उसी की ज़िम्मेदारी आप लगा दें कि आप नक्शा हमें पास करवा दें। आर्किटेक्ट हज़रात के पास जो मुतलका महकमे होते हैं, उनके तमाम असूल, क़वाइद ज़वाबित और हर किस्म की मालूमात मौजूद होती हैं, जो कि आम इंसान के पास नहीं होती। ठीक है। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक, आपका बहुत कीमती वक्त बचेगा। दूसरा, आपको जो बेकार के चक्कर हैं महकमों के, आप उनसे बच जाएंगे। तो यानी आर्किटेक्ट की जो आपको फ़वाइद हैं, अच्छा नक्शा, फ़ाइल और उसका पास करवाना, गवर्नमेंट की फ़ीस जमा करवाना, जिससे बार बार गवर्नमेंट के मुतलका जो अहलकार हैं वो बार बार आके आपको परेशान नहीं करेंगे। मलबा हमने सड़क पे रखना है या साइड पे रखना है, उसकी एक फ़ीस है, वो भी गवर्नमेंट में जमा हो जाएगी। आपको जब आपको नक्शा जमा हो जाएगा, फ़ीस की रसीदें आपको मिल जाएंगी, आप वो अपने पास रखें या साइड पे किसी जगह चस्पा कर दें, ताकि कोई अगर मुतलका अहलकार आए उसको पढ़े और वो चला जाए। इससे एक तो आपकी जो बिल्डिंग की तैयारी हो रही है उसमें रुकावट नहीं आएगी, आपको बार बार महकमे तंग नहीं करेंगे, और आपको जो ज़हनी अज़ियत इससे होगी वो नहीं उठानी पड़ेगी। और फिर इसका एक और फ़ायदा भी है, जब नक्शा आपका पास होगा तो कुछ ऐसे हलकार भी होते हैं जो साइड पे आते ही सिर्फ अपने अखराजात पूरे करने के लिए या आपको डरा धमका कर पैसे लेने, आप उनसे भी बच जाएंगे। तो हर सूरत नक्शा ज़रूर पास करवाएं, और ये जिम्मेदारी आर्किटेक्ट को दें। ठीक हो गया। तो सुहेल भाई, जब मोहल्लों के अंदर हमने एक बात देखी है कि जिस तरह ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे कि लोगों की ये कोशिश होती है कि जो मेरी बाउंड्री है ना, उससे 2-4 कदम मैं आगे निकल जाऊं किसी तरीके से। ज़मीन पर उनका बस नहीं चलता तो वो दूसरी छत पे तकरीबन 5 फुट आगे निकलने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये खूबसूरती का हिस्सा है? मैंने तो जहाँ जहाँ देखा है कि जो पीछे हट के मकान बनाते हैं ना, चाहे 2 फुट जगह छोड़ें, उनकी खूबसूरती दूसरों से अलग होती है। तो ये मोहल्ले वाले क्यों नहीं ऐसा करते कि अगर बनाने, इसमें भी थोड़ी सी रहनुमाई दें। जी फ़ारूकी साहब, आपका सवाल बहुत अच्छा है, बल्कि मैं समझूंगा यही वो चीज़ है जिसने इस आइडिया को जन्म दिया है कि सोसाइटीज़ बनाई जाए। क्योंकि जो मोहल्ले होते हैं उसमें लोग किसी की बात नहीं सुनते, ना वहाँ पे कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी है जो कि उनको रोके या उनको मना करे किसी बात से।
ना सिर्फ लोग छत से बाहर निकलते हैं बल्कि वो अपने जो रैंप और अपनी जो हर किसी का शौक़ है कि घर के बाहर कोई ग्रीन बेल्ट टाइप हो, वो इस बात का ज़रा ख्याल नहीं रखते कि बाहर सड़क छोटी है, हम ग्रीन बेल्ट बनाएंगे तो गाड़ी या मोटरसाइकिल की पार्किंग में ही मसला बनेगा। वो एक काफ़ी सारा गली का एरिया इसमें बढ़ा लेते हैं, ऊपर से छत बढ़ा लेते हैं। फिर उसका नतीजा ये होता है कि जो उनका घर या जो इमारतें मोहल्लों में बनती हैं वो सिर्फ एक मटेरियल का ढेर बन जाती है, खूबसूरती का अंसर ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल सही। अब इसके बरक्स आप ज़रा जाकर सोसाइटीज़ में देखें, वहाँ पे हर सोसाइटी के अपने बाई लॉज हैं। उन्होंने एक असूल रखा है कि ये रोड है, रोड के ऊपर आपका 1 इंच भी रैंप नहीं आ सकता, रोड सारी ज़िंदगी रोड रहेगी। हर घर के सामने उन्होंने 10 फुट, 12 फुट, 5 फुट जितना भी आपकी प्लॉट का साइज़ है उसके लिहाज से ग्रीन बेल्ट दी है। अपने शौक उसमें आप पूरे कर सकते हैं, आपका रैंप उसी जगह पे रहेगा। फिर उन्होंने ये बाईला भी दिया है कि अपना घर आप 5 फुट यानी बाउंड्री लाइन से कम अज़ कम 5 फुट पीछे करके बनाएंगे। आपके वाली बात कि जब घर पीछे हट के बनेगा देखने वाले को वो खूबसूरत और पूरा नुमाया नज़र आएगा। जबकि मोहल्लों में क्योंकि लोग किसी की बात सुनते नहीं ना मानते हैं, तो वो समझते हैं कि इस तरह हमने जगह कवर कर ली है, हमारी ज़्यादा जगह बन गई है। असल में ये होता है कि वो इमारत सिर्फ एक मलबे का ढेर होती है, उसमें कोई खूबसूरती नहीं होती। यानी असल में ये कि जो इस तरह अपने घर को खुला करने की कोशिश करते हैं, असल में उनके दिल तंग है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल दिल तंग है। दिल से वो तंग है, इसलिए उन्होंने दूसरों के हक पे कब्जा करने की कोशिश की है कि वो जो 15 फुट की ये गली है वो भी उन्होंने छोड़ी नहीं। अच्छा, नक्शे के हवाले से आपने बड़ी खूबसूरत बात बताई है कि इसको तो पास करवाना मसला ही कोई नहीं, जिससे आपने नक्शा बनाया उसे करा। अच्छा, हमने बात की है कि मकान ख़रीदना है, प्लॉट ख़रीदा है, उसकी आपने ये बताया कि फ़र्द वगैरह उसकी चेकिंग कर लें, पहले आप उसका राउंड करें, उस इलाके का राउंड करें। तो फ़र्द चेक करवाने का या उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी है उसको चेक करवाने का ईजी वे क्या है? देखिए जी, जो प्लॉट आप ख़रीदना चाहते हैं, मैंने कल ये बात की थी कि आप उस इलाके में मुख्तलिफ़ औकात में जाएं, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलें। जो प्लॉट झगड़े वाला होता है वो इलाके में मशहूर होता है। आप जब लोगों से मिलेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद प्लॉट ख़रीदने के लिए आप माहिर, अच्छी शोहरत वाले प्रॉपर्टी डीलर हजरात हैं, उनसे रब्ता करें। और ये मुश्किल काम नहीं है, 3-4 लोगों से आप मिलेंगे, आपको पता चल जाएगा कि बंदा साफ़ सुथरा कौन सा है। उसके बाद जब आप प्लॉट का इन सारी चीज़ों का मुशाहदा करके प्लॉट का इंतखाब कर लें, आप सिर्फ जो सेलर है यानी जो फ़रोख्त कुनंदा है उसे कहें कि जी हमें एक फ़र्द ले दें, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। इसमें ना कोई माइंड करने की बात है। अगर वो ये नहीं कर सकता तो उसे कहें कि अपनी रजिस्ट्री की कापी दे दें या उसका फ्रंट पेज की कापी दे दें। उसके ऊपर प्रॉपर्टी का एक नंबर होता है, ठीक है। आप वो खिदमत मरकज़ ले जाएं, उनको जाके प्रॉपर्टी का नंबर दें, वो उसका सारा रिकॉर्ड निकाल कर आपके सामने रखें। अच्छा। और ये बहुत आसान और बहुत मुख्तसर वक्त में किए जाने वाला काम है। बल्कि अगर आप किसी अच्छे डीलर की सूरत हासिल करेंगे वो ये काम आपको खुद करके देगा। ठीक। यानी कि कल आप आने वाले दिनों की परेशानी, और अब तो सारा निज़ाम कंप्यूटराइज है। यानी पहले होते थे पटवारी हज़रात, वहाँ पे जाकर वक्त लग सकता था, लेकिन तब भी मुश्किल नहीं था। अगर आज भी किसी का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज नहीं है, फिर भी ये काम अगर आधे घंटे का नहीं तो 1 घंटे का है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी डीलर हज़रात की खिदमत हासिल की हैं तो ये काम आपको वो करके देंगे। वो पटवारी या अलखिदमत मरकज़ वाले आपको पूरा रिकॉर्ड जारी करके देंगे, जिससे ये साबित हो जाएगी बात कि ये प्लॉट जिस शख्स के नाम है वही आपको फ़रोख्त कर रहा है, या आपके पास सबूत आ जाएगा, फिर आप लेन देन कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अब अगला मरहला आता है कि जब हम प्लॉट लिया है, उसको हमने बनवाना है, तो उसको हम खुद ही अरेंज करके मज़दूर मिस्त्री सारा करें या उसको ठेके पे देना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए? इसमें सबसे बेहतर क्या है? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि घर की तमीर का ये सबसे अहम मरहला है। यानी आपकी जितनी ये कोशिश आप कर रहे हैं उसकी बुनियाद ये है। और यहाँ पे 3 तरीके आपके पास मौजूद हैं। आपने इसमें से जिस तरीके का भी इंतखाब करना है वो बड़े सोच समझ के, और जब वो इंतखाब आपका हो गया फिर उस पर यकीन भी करना है। ठीक है। अब पहला तरीका ये है कि आप ठेकेदार जो कि लेबर रेट पे आपका घर बनाए, उसमें मटेरियल प्रोवाइड करना आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है। ये आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए, क्योंकि ठेकेदार ने मटेरियल अरेंज नहीं करना, क्योंकि आपने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर रखी है। क्योंकि घर की 80% 75 से 80% लागत मटेरियल की है। सही है।
यानी आप 80% पैसा अपने हाथ में रख रहे हैं, जबकि 20 से 25% आप ठेकेदार के हवाले कर रहे हैं कि वो काम करे। ठीक है। लेकिन आपने मार्केट में जब जाना है ठेकेदार तलाश करने, आपने एक दो बंदों से ही पूछकर ठेका तय नहीं कर लेना। सही। सबसे पहले आप रेट मालूम करें, जो रेट एक जायज़ रेट चलता है। यहाँ पर आता है लालच का आंसर। आप कतई लालच ना करें। रेट होता है मुरब्बा फुट में, यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई अगर हम करें तो जो जवाब आएगा उतना मुरब्बा फुट होगा। और 1 फुट का रेट होता है ये स्लैब लेंटर, जिसे हम छत कहते हैं, उससे। आप सबसे पहले तो जिस ठेकेदार का इंतखाब करें उसकी नेक नामी का जायज़ा लें, उसके साबका बने हुए प्रोजेक्ट्स वो देखें, उससे कौन से बनाए। ज़बरदस्त। और सबसे जो अहम बात यह है कि आप जिस हजरात के घर उसने बनाए हैं आप उनसे मिलें, उनके टेलीफोन नंबर उससे मांगें। ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है। घर बनने में और इसके मराहल में वक्त लगता है, आदमी पहचाना जाता है। ठीक है। एक मुहावरा है पंजाबी का, या रा पे जाने या वाह पे जाने, क्योंकि अपने मुंह से तो हर कोई यही तय करेगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ। जब आप जिसका काम उसने किया है ना, जब आप उससे मिलेंगे वो आपको उसकी असल हकीकत बताएगा। और यहाँ पे एक और बात मैं बताता चलूँ कि अगर फ़र्ज़ करें एक चीज़ का रेट 10 रुपये मार्केट में चल रहा है, आपको ऐसे बहुत से हज़रात मिल जाएंगे जो 7 रुपये पे वो करने को तैयार हो जाएंगे। ठीक। याद रखें, वो तमाम लोग नातजुर्बेकार हैं, वो आपकी बचत नहीं करवा रहे, वो आपके पैसे के ऊपर अपना हाथ सीधा कर रहे हैं। कतन ये 2-3 रुपये फुट का लालच आप ना करें। अच्छी तरह छानबीन करके माहिर ठेकेदार का इंतखाब करें, आपकी 100 मुश्किलात आसान हो जाए। बिल्कुल सही। दूसरा तरीका है विद मटेरियल। आपको पता है कि आप मटेरियल खुद अरेंज नहीं कर सकते, आप जॉब या बिज़नेस में बिजी हैं। मौके पर आने वाली चीज़ों की रिक्वायरमेंट ये नहीं हो सकता कि एक हफ़्ते की चीज़ें इकट्ठी खरीद ली जाएँ, ये दो लिहाज से मुमकिन नहीं है। एक चीज़ जो आनी है वो फ़ौरन लगनी चाहिए ताकि चोरी के अंसर को काम किया जा सके। दूसरा, काम की नौयत ही ऐसी होती है कि जो काम करना है उसका मटेरियल साथ साथ अरेंज होना है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप मुरब्बा फुट के ऊपर किसी एक शख्स की जिम्मेदारी लगाते हैं, इसे कहते हैं विद मटेरियल ठेकेदार। सही है। उसकी जिम्मेदारी में ये बात शामिल है कि वो तमाम मटेरियल का भी अरेंज करेगा, उसकी क्वालिटी को भी अश्योर करेगा कि मटेरियल अच्छे क्वालिटी कंपनी का है, ख़राब नहीं है, और उसकी मिकदार का भी जिम्मेदार होगा। बिल्कुल सही। वो लेके आएगा और पैसे उसके आपने देने हैं और उसका एक तरतीब आपने तय करनी है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़रूरी ये है कि आप जिस बंदे का आपने इंतखाब किया है उसके साबका बनाए हुए घरों का देखने के बाद उनके मालिकों से मिलें और उसकी जो है ना काम करने का तरीका, उसकी ईमानदारी, उसका पहले जायज़ा लें और उसका तसल्ली कर लें कि अगर वो आपको तसल्ली है, जो साबका लोग हैं वो आपके बारे में मुकम्मल रहनुमाई के लिए बहुत अच्छा रास्ता साबित होंगे। अगर वो कहते हैं कि ये बंदा नेक नाम है और उसका काम करने का तरीका भी अच्छा है, फिर उसके हवाले कर दें। और जिस चीज़ से बचें वो है खामखा का शक। हमारे यहाँ जब घर शुरू होता है तो आसपास के मौजूद लोग आके बंदे को कंफ्यूज करना शुरू कर देते हैं, खामखा उसको डराते हैं। अगर किसी बंदे की ज़मानत किसी 2-3 ऐसे लोगों ने दे दी है जो उसके साथ मामलात कर चुके हैं, तो यकीन कर लें कि वो बंदा ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप सारा कुछ उसी के ऊपर छोड़ दें। आप बाकायदगी से अपने प्रोजेक्ट का विज़िट करें, अपने जो मराहल तय हुए हैं उसका तसल्ली करें कि क्या वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हुए हैं, और उसको बताकर, चोरी से नहीं, किसी और बंदे को ला कर दिखाएँ, लेकिन उसको पहले बताएं कि मैं वैसे तसल्ली करना चाह रहा हूँ, ताकि देखें इससे आपका और उसका रिलेशन ख़राब नहीं होगा। तसल्ली करना आपका हक़ है। ये तरीका भी अच्छा है, लेकिन इसके मैंने सारे आपको ये बता दिए हैं। और आखिरी तरीका आता है सुपरविजन का तरीका। सुपरविजन का तरीका, इसको हम अपनी ज़बान में अमानत का तरीका भी कहते हैं। अमानत का तरीका ये है कि जो बंदा काम करता है वो सारे मटेरियल का भी अरेंज करता है, तमाम लेबर काम करवाना, नक्शे के मुताबिक कराना, टाइम को मैनेज करना, आपके मटेरियल की क्वालिटी क्वांटिटी दोनों को ये सब करना कि ये बिल्कुल ठीक है, उसकी अदायगियाँ, उस पर किसी किस्म का वो कमीशन नहीं लेता, ना कोई ऐसा फ़ायदा लेता है जो कि इनडायरेक्ट हो। इनडायरेक्ट का मतलब ये है अगर मैंने किसी बंदे को काम दिया वो मेरा ये काम भी करेगा, इस तरह का कुछ नहीं करता। इसे कहते हैं सुपरविजन का तरीका। आम तौर पर इस तरीके में 10% से लेकर 15% तक काम के मिकदार और काम की जो है उसका नक्शा, उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि उसकी मुश्किल कितनी है, ये चार्ज किया जाता है। लेकिन
यहाँ ये बात बड़ी काबिल गौर है कि जब किसी बंदे का आपने इंतखाब किया है, आपने उसके ऊपर यकीन भी करना है, उसको इंतखाब करने से पहले उसके बारे में, जिस तरह मैंने पहली 2 किस्मों में कहा है, वो सारी तसल्ली आपने कर लेनी है। उसके बाद लोगों के कहने पे खामखा आपने परेशान नहीं होना, लेकिन आपने मुकम्मल तौर पर उसका यानी जाना नहीं है लेकिन हटना भी नहीं है। यानी कि आप कोई ख़ास वक्फे से अपने तसल्ली करते हैं, तसल्ली रखें कि जो काम हमने तय किया था वो होता जा रहा है, और चेक एंड बैलेंस रखें। और आखिर में ये भी बात ज़हन में रखें, जो उसने 10% या 15% तक आपसे तय किया है, इसकी बाकायदा तहरीर करें। और ये है क्या चीज़, ये मुकम्मल अखराजात हैं घर के, यानी मटीरियल भी शामिल है, लेबर भी शामिल है। इनको जमा करके, मिसाल दे रहा हूँ, 100 रुपये आपके घर के ऊपर लागत आई है, तो इसका अगर 10% आपका तय हुआ है तो इसका मतलब है आपने इसको 10 रुपये उसकी फ़ीस देनी है। ठीक है, ये तरीका भी बहुत अच्छा है, इससे आम तौर पर झगड़े नहीं होते। अगर बंदा बनाने वाला सच बोले, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है, जिस काम में सच बोला जाता है वो वहाँ झगड़ा कभी नहीं होता। बिल्कुल सही। तो ये तीसरा और बहुत अच्छा तरीका है। इन तीनों में से अपने लिहाज से आप किसी का भी इंतखाब कर सकते हैं। इसमें एक अहम जो बात है ना सुहेल भाई, मेरा ख्याल दीनी नुक्ता नज़र से, कि जब आपने किसी का इंतखाब कर लिया, मशवरा कर लिया है, तो सबसे मशवरा करना व शाविरुन फिल अम्र, दीन का भी ये हुक्म है कि आप मशवरा करें। उसके बाद आपको चाहिए कि आप ज़िंदगी में जो एक अपनी रिहाइश का बंदोबस्त करने जा रहे हैं, तो उसके लिए कुछ दिन इस्तिखारा भी करें सारे मामले में। यानी कि मशवरा करें, आपने पूरी तहकीक कर ली है, फिर इस्तिखारा करें। इस्तिखारे की आदत ये डालना, ये बहुत अच्छी बात है। ज़िंदगी में कोई भी ऐसा आप डिसीजन लेते हैं तो उसमें इस्तिखारा आपको बड़ी मदद देता है। तो एक मैंने सवाल किया था इसमें कि दिहाड़ी पे काम करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? देखिए जी, दिहाड़ी पे काम किसी सूरत नहीं करवाना चाहिए। सही। क्योंकि ये जो दिहाड़ी का काम है ना, ये काम करने वाले पे भी जुल्म है और काम करवाने वाले पे भी जुल्म है। उसकी वजह, काम की, जो काम करने वाला है जब वो काम कर रहा है उसको तो अपने काम का पता है, लेकिन आप काम करवा रहे हैं, आपका ये एक दफ़ा का काम है, उसका रोज़ का काम है, आपको उसकी नौइयत का नहीं पता। सही। लेकिन आप उसको जज करेंगे काम करने से कि ये कम कर रहा है, ये ज़्यादा कर रहा है। देखा ये गया है कि वो एक दिन में एक बंदा जितना भी काम कर ले, आपको हमेशा, क्योंकि शैतान हमारे साथ है, हमेशा आपको यही लगेगा कि ये बंदा बेईमानी कर रहा है। अब अगर तो वो वाकई आप बेईमानी कर रहा है, यानी वो काम उस तरह नहीं कर रहा, तो फिर तो ये काम करवाने वाले पे जुल्म हो गया। और अगर वो काम बिल्कुल ठीक कर रहा है, पूरी ईमानदारी से कर रहा है, लेकिन काम है ही मुश्किल और वक्त लग रहा है, तो ये कह रहा है नहीं तुम गलत कर रहे हो काम करवाने वाला, तो ये फिर बेचारे उस मजदूर पे, मिस्त्री पे जुल्म है। इसका बेहतरीन रास्ता ये है कि आप 3-4 हज़रात से, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया, आप मुआवजा तय कर लें काम का बता के, उसका कोई पहलू छुपाएं मत। क्योंकि ये भी देखा गया है कि लोग इस चक्कर में कि अपनी रियायत कराने के चक्कर में कुछ चीज़ों को छुपा लेते हैं कि चलो यार ये तो शरई तौर पे भी जायज़ नहीं, ये भी शरई तौर पे जायज़ नहीं है। पूरे अच्छे तरीके से उसको सारी नौइयत बताएं, और अगर काम के दौरान कोई काम बढ़ गया है तो उसे खुले दिल से तस्लीम करें। ठीक है कि ये काम बड़ा है और उसका मुनासिब मुआवजा उसको दे दें। जिस वक्त आप खुले दिल से चलेंगे तो याद रखें, फराग दिली के बहुत से फ़ायदे हैं, बिल्कुल सही, बहुत सी आसानियाँ आपके रास्ते में खुद ब खुद आ जाएंगी। ये बात आपकी ठीक है। बाज़ काम की नौइयत ऐसी होती है कि दिखने में वो काम कम लगता है, लेकिन करने में वो मीनाकारी का काम होता है। वो जिसको बाज़ पंजाबी में कहते हैं तारे लगा रहा है, दीवारों के कोने जब बनाते हैं वो बड़ा मुश्किल इस तरह का काम है। और इसी तरीके से कई जगहों पे ऐसे काम होते हैं बड़े बारीक होते हैं, देखने वाला मालिक कहेगा सुबह से यही काम किया। ये अच्छा पॉइंट है कि उसको इसी तरीके से करना। अब अगला मरहला है खुदाई। ये करवाते हैं कि ये इसकी आम स्टैंडर्ड क्या होता है कि कितनी करवानी चाहिए, फिर खुदाई के बाद उसका लगाने का, उसका जो फाउंडेशन बनानी है उसका क्या एक तरीका है नॉर्मल जो हमें यूज़ करते हैं। बाकी तो नक्शा नवीस ने दिया होता है उसमें। एक आम बंदे के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वो कितना लिहाज रखना चाहिए इस हवाले से भी रहना है। देखिए जी, जो खुदाई है, आर्किटेक्ट वो आपको सारी मालूमात फराहम करता है, लेकिन यहाँ पे आप आर्किटेक्ट की मालूमात को मद्देनज़र रखते हुए प्लॉट की कैफियत असल चीज़, प्लॉट या उस महल्ले की कैफियत असल चीज़ है। बाज़ जगह होती है मिट्टी की हालत, मिट्टी होती है चिकनी मिट्टी जी,
चिकनी मिट्टी के अंदर कुदरती सलाहियत होती है, वो गोंद की तरह होती है। जब वो जुड़ जाती है तो वो कंक्रीट की तरह सख्त हो जाती है। सही है। अगर आप जिस इलाके में घर बनाने लगे हैं वहाँ की मिट्टी चिकनी मिट्टी है, तो जिस सतह पे मिट्टी मौजूद है आप वहाँ मार्किंग करें, यानी निशान लगा लें। निशान लगाने के बाद खुदाई शुरू करें। खुदाई करने के दौरान आप जिस वक्त देखें कि जिसे खुदाई करते हैं ना, कई या कस्सी जिसे आमतौर पे कहते हैं, उसकी आवाज़, जब उसकी आवाज़ ऐसी आनी शुरू हो जाए जैसे वो किसी धात से टकरा रही है, आप समझ लें कि ये आपकी पक्की मिट्टी आ गई है, इससे नीचे खोदने का फ़ायदा नहीं है। हमारे यहाँ पे एक रिवाज है, माशाल्लाह आप काफ़ी घाक लग रहे हैं इस काम में। ये अच्छा है, 20 साल इस काम में लगाए हैं, तो उसका सारी तहकीक। तो वहाँ पे आप अपने आप को यकीन दिला लें कि अब यहाँ से नीचे जाना है ना, वो सिर्फ खर्च में इजाफा है। ठीक है। यानी आम तौर पर हमने देखा है कि जितने इलाके बनते हैं वो किसी न किसी वक्त में खेती बाड़ी के लिए भी इस्तेमाल होते रहे, वहाँ पानी सारी ज़िंदगी लगता रहता है। 1 फुट या 1.5 फुट खोदने के बाद बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती कि आप उसको मज़ीद खोद दें। ठीक है। अच्छा, अब ये खोदने के बाद ये सारा, इसको अच्छी तरह सारी बुनियाद खोद गई एक लेवल पे। इसमें अपने दिमाग से काम ना लें कि हमने 5 फुट खोदना है और इस पर फ़ख्र महसूस करना कि हमने 5 फुट खोद दिया, हमने बड़ी बुनियाद मजबूत बनाई है। यकीन करें बुनियाद मजबूत नहीं होगी, सिर्फ मटेरियल का खर्च होगा। शुरू में सबके पास पैसे होते हैं, ये जज्बात शुरू के होते हैं। घर जब मुकम्मल हो रहा होता है पैसे ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ से बचत शुरू होती है, समझदारी से ही करते हैं। आपने लेवल कर लेना है ताकि सारी बुनियाद एक लेवल पे हो। उसके बाद का जो मराहल है, अब हैं सबसे ज़्यादा अहम मरहला। ये तो चिकनी मिट्टी का डिस्कस कर लिया। अगर फ़र्ज़ करें आपके इलाके की मिट्टी रेतली मिट्टी है, सही, रेतली जिस तरह चिकनी मिट्टी और रेत वो नरम होती है, वो फटाफट खुदती जाती है, तो उसका तरीका ये है कि आप 3 फुट तक, उसमें कुदाल में वो आवाज़ नहीं आती। जी बिल्कुल नहीं आती, वो खुदती जाती है। इस तरह वो होता है ना, हमारे घास लगा वहाँ पे, आप उसे खोदते जाए, 3 फुट तक खोद लें। उसके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि ये सारी नरम ही है, सख्त नहीं आएगी। उसको रोक लें वहाँ। यहाँ पे फिर आएंगे बीम, जिसका मैं अब आगे जिक्र करूँगा। बीम से हम इस मिट्टी को कवर करेंगे, मिट्टी की गहराई से कवर इसको बुनियाद की खुदाई करने से नहीं करेंगे। अब वो जो बात आपने दूसरा इसका किया है कि इसकी फाउंडेशन की मेकिंग, देखें फाउंडेशन की मेकिंग जौन सी है, अगर तो घर आम नक्शा जिस तरह हमारे पुराने घर बनते थे कि दीवारों के ऊपर दीवारें हैं, तो 3 मंजिला तक, 3 मंजिला घर है, उसके अंदर सरिया या इस तरह की बीम डालने की ज़रूरत नहीं है अगर चिकनी मिट्टी है। लेकिन आज के जो नक्शे हैं उसमें 90% ऐसे होता है कि ऊपर की इमारत नीचे वाली इमारत से मुख्तलिफ है। छतों के अंदर, यानी कि आपका नीचे टीवी रूम है, ऊपर उसके ऊपर से दीवार गुजर रही है। घर के मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ दबाव का शिकार होते हैं। तो इस बात की ज़रूरत महसूस होती है कि अगर आप घर की बुनियाद को एक जान कर दें, यानी पूरा उसका फाउंडेशन एक बना दें, तो ये सारा दबाव बराबर मुसावी जो सा होगा वो तकसीम हो जाएगा। इसका तरीका मैंने ये डिवाइस किया है कि सबसे पहले आप जो बज्जर जिसे कहते हैं, क्रश मोटा पहाड़ी पत्थर, उसकी नीचे 4 इंच या 6 इंच की एक लेयर बना दें सब नीचे। ठीक है। मशीन के साथ एक सीमेंट की बोरी में से 3 लोड निकालें, इसे 1:4 की रेशो से मिक्स करना कहते हैं, उसको नीचे मसावी बिछा दें। अब आता है ये आपको सॉलिड इंटरफेस, यानी मिट्टी हट जाएगी, आगे पत्थर आ जाएगा। अब पहला वार जो आपका लगना है ना, जो पहला हमारी रवायत थी वो ये है, पहला वार 27 का, फिर 22 का, फिर 18 की 4 बार। आप जो पहले 2 बार 27 के हैं ना, सबसे ज़्यादा ईंट इसमें लगती है। ठीक है। आप ये 2 बार 27 के ना लगाएं, आप इसकी जगह 6x6 की जाली सरिये की, 60 ग्रेड का सरिया 6x6 की जाली बनाएं, सारी बुनियाद की 3 फुट चौड़ी या 27 इंच चौड़ी। यानी कि जो खर्चा आप ईंट पे कर रहे थे, अब वो खर्चा सरिये और उसको कंक्रीट का स्लैब बनाने पे कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। बाज़ लोग यहाँ गलती करते हैं कि वो ये स्लैब अलहदा डलवाते हैं, ऊपर से फिर 27 के बार उठाते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप पैसा बचाएं। आपने बड़ी समझदारी कर ली है कि नीचे आपने स्लैब 27 इंच की डाल दी है, आप समझिए कि ये 2 बार है, 6x6 इंच का सरिया डाल दिया है, और जहाँ से बुनियाद आपस में मिलती है वहाँ पे सरिये ओवरलैप करें इसे। इस तरह सारा घर का दबाव यकसा तकसीम हो जाएगा। 6 इंच तक उसकी भराई कर दें, आपकी स्टार्ट करने के लिए बेहतरीन फाउंडेशन तैयार है। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। और इसके बाद यकीन कर लें कि अब छत से पहले और डोर और विंडो के से पहले चिकनी मिट्टी की बात हो रही है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। लोगों के बताने पे खाम खा डैम पे भी ज़रूरत नहीं।
डैम्प की ज़रूरत है, वो डैम्प एक अलग चीज़ है, उसकी मैं वजाहत बाद में करता हूँ। अब यहाँ से आप 22 के वार स्टार्ट करें, 22, 4 वार 18, फिर 13 और आखिरी 5-6 वार DPC तक जाते जाते आप वो 9 इंच के लगा लें। अच्छा, ये हमारे यहाँ जो खिंगर का इस्तेमाल किया जाता है, कहते हैं बुनियादों में ये लगा लें या 2 मीटर लगा लें, तो ये ईंट जो है इसको कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए? हालांकि बुनियाद तो मजबूत होती है, इसमें आप क्या करेंगे? देखिए, अपने जहन को इस बारे में बड़ा क्लियर रखें। ईंट की जो किस्में हैं वो अव्वल, दोम, सोम, स्पेशल और खिंगर, जिसे तिड़क भी बोला जाता है। तिड़क। एक पक्का फैसला कर लें कि दोम और सोम को घर के करीब नहीं आने देना। बिल्कुल सही। ये इसके बारे में कोई आपको फ्री भी दे रहा है ना, तो आपने नहीं लगाना। ठीक हो गया। दूसरा, अब आ गई तिड़क। मैं तिड़क को थोड़ा वजाहत भी कर दूं, तिड़क होती क्या है? तिड़क वो ईंट होती है जिसको हरारत ज़्यादा लगी होती है, वो मजबूत पूरी होती है जिस तरह अव्वल ईंट है, लेकिन ज़्यादा हीट की वजह से अपनी शेप, अपनी शक्ल उसकी बिगड़ जाती है। शेप जी। अगर आप वो लगाना चाहें आप बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन बुनियाद से ऊपर इसलिए नहीं लग सकती वो कि वो उसकी शक्ल ठीक नहीं है, वो दीवारें टेढ़ी मेढ़ी होंगी, क्योंकि बुनियाद चौड़ी होती है, उसमें ज़्यादा ईंट जा रही होती है। आप खिंगर ईंट लगा लें, खिंगर या तिड़क जिसे कहते हैं, अच्छी, तो आपके घर का कोई नुकसान नहीं। लेकिन अव्वल ईंट का इस्तेमाल करें, ना स्पेशल पे जाएं ना किसी और पे जाएं। सबसे बेहतरीन रास्ता है अव्वल ईंट। उसकी वजह यह है कि भट्टे वाले हजरात अव्वल ईंट को मेंटेन कर देते हैं, यानी आप जितना भी ऑर्डर करेंगे अव्वल ईंट आती रहेगी। अगर आप ज़्यादा मजबूत घर बनाने की कोशिश में आप स्पेशल ईंट की तरफ जाएंगे, ये बात बुरी नहीं है, लेकिन भट्टे वाले हजरात इसको मेंटेन नहीं कर सकते। होता क्या है, ये झगड़े का बायस बनती है। वो शुरू में आपको दिखाने के लिए मोटी और साफ ईंट दे देते हैं, दरमियान में फिर बाद में मिक्सिंग शुरू कर लेते हैं। ये बात हर देखने वाले इंसान को पता चल जाती है और ये झगड़े का बायस बनती है। तो सबसे अच्छा तरीका है अव्वल ईंट, या फिर जो मैंने बुनियाद में बता दिया वो लगा के अच्छी तिड़क जो कि मजबूत हो, फिर आप ऊपर बाकी अव्वल ईंट इस्तेमाल करें। जी, बहुत शुक्रिया सुहेल भाई, आपने बड़ी वजाहत से बुनियाद के हवाले से जो बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं बिल्डिंग के लिए, उनके बारे में बड़ी तफसील से रहनुमाई दी है। मज़ीद आपसे रहनुमाई लेते रहेंगे। नाज़रीन, एक वक्फ़ा लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम सुहेल भाई से मज़ीद बिल्डिंग के हवाले से रहनुमाई लेते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।